नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube चैनल दी ऑफ बीट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जनसंख्या विस्फोट और ये एक ऐसा विषय है जिस पे हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए। बहुत जल्द भारत चीन को पछाड़कर विश्व जनसंख्या में नंबर 1 हो जाएगा और ये एक ऐसी उपलब्धि होगी जिस पे किसी भी भारतीय को गर्व नहीं होगा। विश्व जनसंख्या का 18% भाग भारत में रहता है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, जबकि हमारे पास विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.5% ही है। जहां तक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जहां 1971 में पर स्क्वायर किलोमीटर में 77 लोग रहते थे, 1991 में ये संख्या बढ़कर 267 हो गई, 2011 में 382 हो गई और आज ये स्थिति है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 से 425 लोग रहते हैं। आप भारत की किसी भी समस्या को उठाइए, चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार की समस्या हो, भूख हो, गरीबी हो, शुद्ध भोजन और पेयजल का अभाव हो, आप इसकी जड़ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका कारण केवल और केवल जनसंख्या वृद्धि है। आज के समय में वही राष्ट्रभक्त है जो जनसंख्या वृद्धि की बात करता है और इसको रोकने की मांग करता है, और जो इस विषय के विरोध में बोलते हैं या इसके प्रति तटस्थ हैं, वो आज के समय में राष्ट्रद्रोही हैं। तो मेरा आग्रह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखें, समझें। हमने एक्सपर्ट से भी इस विषय पे बात करी है और ये अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें और सिद्ध करें कि आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। रात के 9 बजे हैं और अब भी गाजियाबाद स्थित जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यालय में मीटिंग चल रही है। मीटिंग कल के प्रोग्राम्स को लेकर के है। संयोजक अनिल चौधरी 9 वर्षों से अपनी टीम के साथ देश भर में घूम घूम कर जनसंख्या नियंत्रण बिल के पक्ष में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लंबे समय से 2 चाइल्ड पॉलिसी वाले एक दंडात्मक कानून की मांग कर रहा है। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, 4% जल हमारे पास है, परंतु 18% आबादी का भार हम लोग भारत की भूमि पे वहन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर जनसंख्या की वृद्धि इधर इसी प्रकार से रही तो हम कुछ ही समय में चीन को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे आबादी के मामले। आज गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी विश्व में अव्वल नंबर की ओर हम लोग। अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ती रही तो भविष्य में पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, खाने को खाद्यान्न के लिए जमीन नहीं बचेगी। जो जमीन है उसके ऊपर कारखाने बनेंगे, स्कूल कॉलेज बनेंगे, सड़कें फ्लाईओवर बनेंगे, रेल मेट्रो बनेंगे, तो खाने के लिए जो अन्न उत्पादन के लिए जो भूमि चाहिए वह नहीं बचेगी। तो भविष्य में खाने के लिए मारामारी होगी, बेरोजगारी होगी, चोरी डकैती, दुनिया भर के अपराध जन्म लेंगे। आतंकवाद की समस्या इससे बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि एक परिवार में अगर इसी प्रकार से 8-8, 10 बच्चे उत्पन्न होते रहे तो इससे अपराध को बहुत बड़ा इसको वृद्धि और ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए अगर इस पे कोई लगाम नहीं लगाई गई समय रहते तो बहुत बड़ा नुकसान हम लोग झेलने वाले हैं। जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का आकलन करें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। 2024 तक भारत और चीन की जनसंख्या बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक चीन की आबादी 140 करोड़ होगी, जबकि भारत की आबादी 165 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास की सुविधा देना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि योग्य भूमि निरंतर कम होती जा रही है। दूसरी तरफ बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए अधिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, जिसके कारण एक तरफ जहां खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ रही है, वहीं रासायनों का खेती में अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाद्य पदार्थों की पूर्ति से अधिक मांग होने के कारण मिलावट भी अत्यधिक बढ़ गई है। शुद्ध पानी की भी उपलब्धता नहीं है। रासायनिक और मिलावटी भोजन तथा अशुद्ध पानी के कारण बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज भारत विश्व की सिक कैपिटल या रोग राजधानी बन गया है। इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन के अनुसार 2017 में भारत में लगभग 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे। दुनिया की करीब 17% डायबिटिक आबादी भारत में रहती है।
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में 8,37,997 लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी। यानी हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों में 2,296 लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हुई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से कुछ अधिक समय से लगातार देश भर में अभियान चला रहा है और वह है देश में जनसंख्या या मैं कहूं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक दंडात्मक प्रावधान वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, अर्थात अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने। कानून बनने के 1 वर्ष के बाद यह कानून लागू हो और 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दंपत्ति अगर वह किसी राजकीय सेवा में है तो निश्चित रूप से उन्हें उस राजकीय सेवा से हटाया जाए और अगर नहीं है तो उनकी पात्रता समाप्त हो सके और उसके अलावा सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं, सरकारी सहायताएं, सरकारी सब्सिडी ये सब बंद किया जाए और दंपत्ति और उस तीसरी संतान को निश्चित रूप से मताधिकार से वंचित किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। अधिक बच्चे पैदा करके किसी को भी इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि आप मताधिकार से या लोकतांत्रिक पद्धति का गलत फायदा उठाकर आप चुने जाए। और फिर भी अगर दंपत्ति ना माने और चौथे संतान की ओर जाए तो कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी और उठा के दंपत्ति को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाए पिछली सजाओं के साथ साथ। अनिल चौधरी जी की जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दंडात्मक प्रावधान वाली जो मांग है, हो सकता है वो समय और स्थिति को देखते हुए सही हो, लेकिन क्या विविधता से भरे इस धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश भारत में ये संभव है? देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह कानून लागू हो सकता है क्या? निश्चित रूप से। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, जो कुछ संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए वही कानून है। और देश काल वातावरण के अनुसार अगर हमें लगता है कि देश की जनसंख्या अधिक है, जो कि है, और इसको नियंत्रित किया जाना अविलंब आवश्यक है, तो निश्चित रूप से इस पर नियम बनाया जा सकता है। जहां तक बात है कि और किस प्रकार की समस्याएं हैं, देखिए आज भारत की कुल प्रजनन दर जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, उससे घटकर 2 तक आ चुकी है। इसकी जो समस्या आपने पूछी कि क्यों नहीं हो पा रहा है, संभवतः भारत सरकार या भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय इसी कारण से वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि अब भारत में जनसंख्या नियंत्रण कोई जबरदस्ती या कोई कानून या कोई नीति लाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी डिजायर्ड टीएफआर रेट को अटेन कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इसमें समस्या है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा कहने वाली संस्कृति का वाहक हिंदू समाज, और जब मैं हिंदू समाज कहता हूँ तो उसमें सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, यह पूरा समाज अगर इसकी संख्या का अनुपात ठीक बना रहेगा तभी यह संस्कृति युगों युगों तक जीवित रह सकती है। अगर जनसंख्या का किसी भी प्रकार का इसमें असंतुलन हुआ तो जैसी परिस्थितियां 1946 और 47 में पैदा हुई थी, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, मात्र एक वर्ग की आबादी 24% होने पर धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि जनसंख्या का असंतुलन, और मैं असंतुलन कह रहा हूं वो इसलिए कि भारत में सनातन या मैं कहूँ हिंदू समाज का जो टीएफआर है वो लगभग 1.5% के आसपास है। और मैं हिंदू समाज बात कहता हूँ, मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, वह सिख, जैन, बौद्ध, यहाँ तक ईसाई, पारसी सब मिलाकर भी ये पूरा का पूरा समाज 1.5 बच्चे के आसपास है, जो कि कुल आबादी का लगभग 84% बनता है। अगर 84% लोग 1.5 बच्चे की औसत से बढ़ रहे हैं, फिर भी भारत का कुल टीएफआर 2 है, तो इसका अर्थ है कि जो 16% लोग हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और यह असंतुलन भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए भी जनसंख्या का एक समान दंडात्मक नीति वाला कानून बनना आवश्यक है, जो कि निश्चित रूप से संभव है। यहाँ ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि यदि समस्या इतनी विकट है तो सरकार इस मुद्दे पे चुप क्यों बैठी हुई है?
बल्कि इससे उलट सरकार और उसके मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रही और सरकार इस पर किसी भी तरह का बिल या कानून नहीं लाने वाली। देखिए, जहाँ तक बात है सरकार की कि भाई वो TFR की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि ये बात सही है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। उसके अलावा भारत एक जो कि UNO की एक ट्रीटी है 1994 की, नरसिम्हा राव सरकार के समय की, कि कोई भी देश, उस पर सिग्नेटरी जितने देश हैं, वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कोई नियम बनाकर नहीं करेंगे, इस बात का सिग्नेटरी है, जो कि गलत था, है और भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपके देश के लिए, आपके देशवासियों के लिए जो उचित है आपको वह करना पड़ेगा। अगर मूलभूत भारत की समस्याएं या भारत के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं ही ना मिलेंगी, भारत में मारामारी हो जाएगी, गृहयुद्ध के हालात हो जाएंगे, रक्तपात हो जाएगा कल को जनसंख्या के विस्फोट से या जनसंख्या के असंतुलन से, तो उससे बचने के लिए हमें उस ट्रीटी से बाहर आना पड़ा, तो निश्चित रूप से हमें बाहर आना चाहिए। दूसरी बात, एक तकनीकी पहलू ये हो सकता है कि जो हम इस कानून को लाएंगे तो शायद देश में कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से CAA आया था, उसका भी विरोध हुआ था, और CAA कोई बहुत ज़्यादा किसी के लिए नुकसान वाला या कोई उनके किसी के अगेंस्ट वाला कानून नहीं था, बल्कि वह तो परसिक्यूटेड यानी प्रताड़ित जो हमारे भाई थे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, जो कि हमारा ही देश था और हमारे ही भाई हैं, और जो शरणार्थी बनकर भारत आए थे उनको नागरिकता देने का कानून था, फिर भी इसका विरोध हुआ। संभवतः शायद सरकार इस ओर डर रही हो। निश्चित रूप से सरकार को या किसी को भी इस विषय में डरने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता कमोबेश मन बना चुकी है कि जो कोई भी इस कानून के आड़े आएगा या इसका विरोध करेगा, चाहे वो कोई राजनीतिक दल क्यों ना हो, देश की जनता उसे छूटे से मारेगी, ये निश्चित बात है। विगत दशकों में यातायात, चिकित्सा, आवास इत्यादि सुविधाओं में व्यापक सुधार हुए हैं, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण ये सभी सुविधाएं बहुत कम पड़ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति की भयावहता को मद्देनज़र रखते हुए पर्यावरण विशेषज्ञों की इस चेतावनी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यदि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार में अपेक्षित कमी लाने में सफलता नहीं मिली तो निकट भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब रहने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसे लगी, हमें अपने विचारों से अवगत अवश्य कराएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच सके।